हाय एवरीवन। सो वेलकम टू GS2 पॉलिटी लेक्चर 25। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने DPS पे पार्ट 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ यूनियन। ठीक है, इसके अंदर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का जो कॉम्बिनेशन है, बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ये सारे इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम विल स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट, द वेरी फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जो आज के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम एन प्रेसिडेंट, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया एंड नॉट द लेजिस्लेटिव हेड ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज द executive head of India and not the legislative head of India। ठीक है, अभी देखो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हेड के अंदर फ़र्क क्या है। लेजिस्लेटिव मतलब आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो पार्लियामेंट है, जो सरकार बनाती है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, बट प्रेसिडेंट आपके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड मतलब क्या होता है कि इंडिया में कोई भी डिसीजंस जो लिए जाते हैं, इवन जो अपॉइंटमेंट्स लिए जाते हैं, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल फोरम के अंदर, आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। आपके ऑल इंडिया सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट्स लेटर निकलते हैं वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही, मतलब उनके नाम पे ही निकाले जाते हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, एंड नॉट द लेजिस्लेटिव हेड। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, जो आपका पार्लियामेंट है पूरा, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ठीक है। सेकंड लिखो, जो लॉ है, लॉ इज implemented by president or by president, it gets implemented। ठीक है, सो बेसिकली फंडा क्या है, आपको ये पता होगा, पार्लियामेंट से जितने भी बिल निकलते हैं वो जब तक उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट ना हो वो बिल लॉ नहीं बनता। ठीक है, तो यस, लॉ इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट और बाय द प्रेसिडेंट इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कई ऐसे स्टेट्स, कई ऐसे प्रोविजंस आते हैं जिसके अंदर आपका किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ के अंदर भी जो आपका एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो प्रेसिडेंट लेते हैं। एंड ऑब्वियसली पार्लियामेंट लेवल पे आपका जो लोकसभा राज्यसभा से बिल निकल के प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है, वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट अपना फाइनल अप्रूवल नहीं देखते। ठीक है, उसके रिलेशन में कई ऐसे वीटो पावर भी होते हैं उनके पास, जैसे पॉकेट वीटो हो गया, एब्सोल्यूट वीटो हो गया, वो हम आने वाले लेक्चर में समझ लेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ द कोर मीनिंग ऑफ द लॉ, ठीक है, जो लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिना प्रेसिडेंट के पॉसिबल नहीं है। राइट, इसके अंदर कुछ प्राइम एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल्स, आपका जो अरेस्ट होता है कोई, या जो टैक्स कलेक्शन हुआ जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक फैक्चुअल चीज़ ये है कि इफ़ कहीं पे भी पूछा जा सकता है, वैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी सा फैक्ट है, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है,
अब ये वाला जो पॉइंट था कि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ये आपका जो आर्टिकल 53 है वो डिफाइन करता है, तो इसको यहीं लिख लो। अंडर आर्टिकल 53 इट इज़ मेंशन्ड दैट प्रेसिडेंट विल बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 53 confers the executive power of union in the president of इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 53 के बेसिस पे जो भी एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्रेसिडेंट होंगे, वो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स, उससे रिलेटेड सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को हैं। ये सारी डिटेल्स आपके आर्टिकल 53 में मेंशन्ड है। ठीक है, अब फंडा क्या है कि आर्टिकल 53 के बेसिस पे आपके पास, मतलब प्रेसिडेंट के पास जो पावर है उसको जो यूसेज है वो कैसे होगा, तो इसी के अंदर लिखो प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज these conferred powers either directly or through officers, subordinates to him according to the कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट द्वारा अगर कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करा गया है, ठीक है, कोई भी लॉ बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से ऊपर वालों को ही अलाउड है अब मिलना, और उसके नीचे जो हैं अगर उनका लाइसेंस नहीं बना है तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट खुद तो जाएंगे नहीं, सड़कों पे उतरेंगे नहीं, ना आरटीओ में खुद के चक्कर लगाएंगे, तो वो ये सारे जो काम हैं इस लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू कराएंगे, विच जनरली इज़ योर आरटीओ डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट कराएंगे। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें, जो उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके थ्रू वो डायरेक्शन देंगे कि भाई ये लॉ है, ये मैंने पास करा है, अब इसको फॉलोअप कराना या इसको इम्प्लीमेंट कराना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्चार्ज ऑफ पावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। आपने ये देखा होगा कि जैसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे की परेड में जो भी सलामी दी जाती है वो प्रेसिडेंट द्वारा ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, वो जैसे कोई फॉरेन एम्बेसडर, मतलब किसी दूसरे कंट्री का एम्बेसडर आता है, वो सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल्स प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके मतलब जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसके अंदर सबसे पहले जो प्रेसिडेंशियल गार्ड्स हैं वो टेक केयर करते हैं प्रेसिडेंट की सेफ्टी को लेके, और कोई भी ऐसा फॉर्मल प्रोग्राम होता है तो उसमें पहले सबसे पहले डिग्निटरीज़ में आपके प्रेसिडेंट को संबोधित किया जाता है। ठीक है, इवन जो मेडल्स होते हैं, ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, सो हेंस इट इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। ठीक है, इसके अलावा ऑल डिसीजंस of the union executive are taken in the name of president
ड्यू टू आर्टिकल 53। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने भी डायरेक्शंस होते हैं या जो भी डिसीजन होते हैं वो फाइनली प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। अगर आपको पता होगा कि तो लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद जब प्रेसिडेंट ने साइन कर देते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक गैजेट निकलता है, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही निकाला जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 74। So under article 74 what happen is you have council of ministers, president and then decision। ठीक है, अब फंडा क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आपको पता होगा जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी उसमें फंडा यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर कन्वेज प्रेसिडेंट कि आप इमरजेंसी लगा दो, तो प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक्स द डिसीजन। ठीक है, इस पे लिखो आर्टिकल 74 मेंशंस एडवाइस, इसमें लिखा है ब्रैकेट में एंड नॉट बाउंड। बाउंड का मतलब मैं अभी बताऊंगा बिकॉज पहले बाउंड भी ऐड करा गया था कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को बोलेंगे वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। दिस वाज एडेड एज अ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया गया था, बट येस एज ऑफ नाउ under article 74 it mentions the advice given by the council of ministers to the president। ठीक है, अब इसमें एक ऐसे लिख लो वर्ड बाउंड, बाउंड मतलब ये है कि अगर बोला गया है तो करना ही पड़ेगा। वर्ड बाउंड इन आर्टिकल 74 was added through 42nd Amendment Act, ठीक है, but was later removed under 44th Amendment Act। ठीक है, तो पहले बाउंड ऐड हुआ, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया। तो इसका फंडा क्या है कि प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सजेशन, ठीक है, एंड इवेंचुअली आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे रिजेक्ट कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने रिजेक्ट करके बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि दोबारा देख लो, एंड सेकेंड टाइम ऑल्सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंसिस्ट कि नहीं जो हमारा डिसीजन है वो फाइनल है, तो सेकेंड टाइम पे प्रेसिडेंट को उनके जो भी उनका कंक्लूजन है उसको उस पर अपना अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ठीक है, और सेंड फॉर रिकंसिडर। ठीक है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स if second time send the same proposal to the president, then president needs to accept it। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपका, फर्स्ट टाइम पे प्रेसिडेंट को भेजा तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिकंसिडर का। रिकंसिडर के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेकंड टाइम सेम चीज़ प्रपोजल के लिए भेज रहे हैं, तो इट्स नाउ बाउंडेड ऑन द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर लिख लो COM इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज द लेजिस्लेटिव हेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इज प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट?
पार्टनी मेंबर, ठीक है। तो इसका आंसर है नो। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस करा कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट अ मेंबर, तो प्रेसिडेंट इज नॉट MP elected or nominated in Rajya Sabha, Lok Sabha, but president is the part of parliament. ठीक है। सो बेसिकली पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों आते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड विदाउट हिज असेंट बिल डज नॉट बिकम एन एक्ट, ठीक है। विदाउट प्रेसिडेंट assent bill does not become an act, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं देगा तो बिल एक बिल की तरह ही देखा जाएगा, भले वो फाइनेंस बिल हो, मनी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो और या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंडेटरी है फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एक्सेंट टू, बट इसके अलावा जो 3 बिल हैं वो होल्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ इट इज पॉसिबल, ठीक है। अब इसके अलावा आगे लिखो, प्रेसिडेंट summons the session of parliament, ठीक है। इसको हम आगे वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे, बिकॉज सेशंस बिटवीन मतलब बिटवीन द टाइम बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बट आइडियली हर 6 महीने में 2 सेशंस का होना ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली प्रोविज़न, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साल में 2 या 3 सेशन हो, बट ये है कि हर 6 महीने में एक सेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। और उस सेशन के अंदर जो पार्लियामेंट की कॉल अप होती है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिज़ोल्व लोकसभा, ठीक है। अब ये डिज़ोल्व जो है वो मतलब ऑब्वियसली PM के कहने पे भी हो सकता है, और जब टेन्योर ख़त्म होने वाला हो तब भी कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, ठीक है। अब इधर नेक्स्ट चीज़ लिखो, क्वालिफिकेशन। तो ये अभी तक जो हमने पूरा करा है ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रेसिडेंट को लेके कि क्या कैसे बाइफिकेशंस है, क्या क्या आर्टिकल्स हैं। 53-74 आर्टिकल अभी तक हमने समझा। इसके अलावा जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और वो पार्लियामेंट को कॉल अप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ी है, ठीक है। नाउ द क्वालिफिकेशन टू बिकम प्रेसिडेंट, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें बर्डन नहीं है। सो he or she should be the citizen of India, ठीक है। Age should be greater than equals to 35 years. He must be qualified to be elected. He must be qualified to become मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस नीडेड है उतनी तो
उस कैंडिडेट में होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है या प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ठीक है। लोकसभा का पूरा क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए एज है, ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकसभा मेंबर बनने के सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ठीक है। और फोर्थ इज ही और शी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी पोस्ट या कोई भी ऐसा रोल, कोई भी ऐसी जॉब जो कि गवर्नमेंट ने आपको दी हो जिसके बदले में आप कोई फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन ले रहे हो, ठीक है। सो इसको लिख लो, पोस्ट और ऑफिस गिवन बाय द गवर्नमेंट विथ सम फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो उससे रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन contest president election while being a VP, ठीक है। VP होते हुए क्या कोई आदमी जो VP है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। सो द आंसर इज yes, since office of VP governor are not considered as office of profit, ठीक है। तो अगर गवर्नर है या कोई वीपी है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट इफ एनी MP MLA want want to contest, मतलब अगर कोई भी MP MLA कंटेस्ट करना चाहता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो उसको पहले अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी से वो सीट छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतलब लड़ सकता है। बट प्रेसिडेंट का ऑफिस में एंटर होने से पहले अगर वो जीतता है तो उसको वो अपनी MP MLA वाली जो चेयर है वो छोड़नी पड़ेगी। ही और शी नीड्स टू वेकेट हिज और हर लेजिस्लेटिव मतलब MP MLA की कोई भी सीट, ठीक है। सो बट इसमें लिख लो टू कंटेस्ट and enter president office, then he or she needs to vacate MP MLA seat before entering, ठीक है। प्रेसिडेंट का ऑफिस एंटर होने से पहले MP MLA की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर आपने इलेक्ट करा और अगर आप जीत गए, फॉर एंटरिंग द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बिकॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाना था। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बिकॉज वहाँ पे हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो समझेंगे। दैट विल ऑल्सो इंक्लूड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। आपका सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट के बीच में डिफरेंस, जो कि राज्यसभा इलेक्शन और प्रेसिडेंट इलेक्शन के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। देन MP MLA के वोट की वैल्यू कैसे क्या कैलकुलेट होती है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस विल ऑल्सो डिस्कस द क्राइटेरिया कि
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रेज खड़े होने के लिए आपको 50 मेंबर्स की बैकिंग चाहिए, और उसके अलावा 50 मेंबर्स और होने चाहिए जो आपको सेकंड बैक करने के लिए, अलॉन्ग विथ 15,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो आपको नहीं मिलेगी अगर आपके टोटल वोट्स में से 6% वोट्स भी नहीं आते आपके पास, ठीक है। इसके अलावा हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप किसी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। सिविल केस आप उसके मतलब सिविल केस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इफ़ ही और शी हैज़ डन समथिंग ऑन देयर पर्सनल लेवल, वो आप रेज कर सकते हो केस, बट उसके लिए 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड विल ऑल्सो डिस्कस द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि क्या प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये पता ही आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो आने वाले कुछ लेक्चर्स बड़े सही रहेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी हम पूरा पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।